हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम में। मैं हूं दिनेश किबोरा। दोस्तों, आज जिन समाचारों को लेके आए हैं वो है कि अक्साई चीन के अंदर चाइना अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग कर रहा है। इसके साथ ही इलॉन मस्क अब बहुत बड़े दबाव में नज़र आ रहा है। अब उसको शायद लग रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे उसकी अपनी इंडस्ट्री, खास तौर से टेस्ला की या स्टारलिंक जो आने जा रहा था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तीसरा, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है आरजू काजमी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी सी भारत समर्थक है। उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। क्यों किया गया है? अब आप समझ सकते हो कि अ, दुनिया में आजकल ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप किसी और को थोड़ा बहुत समर्थन करो तो फिर बात बन नहीं पाती है। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा, और आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। और जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। नाम तो नहीं ले पाऊंगा आज मैं, क्योंकि थोड़ा पहले की रिकॉर्डिंग है ये। तो आते हैं पहले अपने विषय के ऊपर। तिब्बत और अक्साई चीन। चाइना ने इंडियन मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए एक सुपर राडार्स स्थापित कर दिए हैं, और जो न्यूक्लियर प्लान बनाया है वो भी एक खतरे की घंटी लेकर आया है। चीन दरअसल बहुत तेजी से अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा तेजी से। वैसे भी चीन का जो रक्षा बजट है वो भारत से करीब करीब 4 गुना है। ये 4 गुना वो बजट है जो डिक्लेयर किया जाता है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, जो अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, कि चाइना जो डिक्लेयर करता है अपना डिफेंस बजट, उससे दुगने से भी ज़्यादा वो खर्च करता है डिफेंस के ऊपर हर साल। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। अब भारत का जो मिसाइल्स प्रोग्राम है, जिसमें अग्नि वगैरह सभी हैं, लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए चाइना ने अब अपने एक सुपर रडार सिस्टम्स को क्या कहते हैं कि लागू किया है। ब्राह्मोस मिसाइल जिसकी बात की जा रही है कि उसकी काट चीन तक नहीं है, लेकिन ब्राह्मोस मिसाइल की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि वो बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, बस इससे ऊपर नहीं। और भारत के पास जो अधिकतर जो ब्राह्मोस मिसाइल है 300 किलोमीटर रेंज की हैं। 600 किलोमीटर वाली भी अभी बहुत कम है। चाइना जो मेजर है सारा का सारा, अगर आपको हिमालय पूरा क्रॉस कर रहा है और तिब्बत को क्रॉस कर रहा है, तो आपको लंबी दूरी की मिसाइलें वहां पर चाहिए हैं। तो कोई बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता है कि छोटी दूरी की मिसाइल शायद उतनी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि बीच में हिमालय एक बड़ा अवरोध बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन चाइना ने अपनी रडार टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस किया, और वैसे भी उनकी जो मिसाइल की फोर्स है उसको रॉकेट फोर्स कहा जाता है। ये अपने आप में अनोखी है कि दुनिया के किसी देश में मिसाइल्स को एक अलग किस्म की फोर्स के रूप में, जैसे कि एयरफोर्स है या नेवी है या आर्मी है, उस ढंग से एक अलग पूरा का पूरा एक विंग बना दिया जाए, एयरफोर्स आर्मी या नेवी की तरह। रॉकेट फोर्स का उसका नाम है। तो अब चीन ने अभी रिसेंटली कुछ टेस्टिंग किए हैं, और जिसका मकसद उसने अपनी मिसाइल्स को और मिसाइल्स को ट्रैक करने की जो ताकत है उसको देखना था। चीन ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, 16, और वो अपनी रडार की जो पावर थी उसको एग्जामिन कर रहा था। और उन्होंने इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये देखा कि जो मेरी 16 मिसाइल जो दागी हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, क्या ये उसको डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज़ कर सकता है। ये मिसाइल ऐसी थी कि जो आकाश में जाकर धमाके के साथ कई हिस्सों में अलग हो जाती है, जिसको MIRV कहा जाता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो आकाश में, स्पेस में ऊपर जाती है, फिर ऊपर से नीचे आती है, फिर उस एक मिसाइल में से 5, 10, 15, 20 अलग मिसाइल्स निकलती हैं, और वो अलग अलग जगह पे जाके क्या कहते हैं वो धमाके करती हैं। अब अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत को भी ये टेक्नोलॉजी का महारत हासिल हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इनको ऊपर ध्वस्त किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है? ये सारे परीक्षण जो हैं चाइना ने किए हैं। तो MIRV की खासियत ये कि कई सारे ये कैमोफ्लैश जो हथियार होते हैं
उनका इस्तेमाल करता है, जिसमें हथियार छुपे रहते हैं और उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन चाइना ने इसमें मास्टरी पहले ही हासिल कर ली थी। और उनका कहना था कि जो चाइना ने अभी जो परीक्षण किए उसने उसने 31 जो नकली मिसाइल से हथियार हो सकते थे उनको ट्रैक किया और उनको फिर ट्रैक करके उसने मार गिराने में सफलता पाई है। तो चीन का जो सुपर रडार है, वो सुपर रडार अब आपको डिटेक्ट कर सकता है जो MIRV जो अभी तक अनबीटेबल समझी जा रही थी कि उसको भी ये क्या कहते हैं कि डिटेक्ट कर सकता है। जो सैटेलाइट की तस्वीरें प्राप्त हुई हैं गोबी डेजर्ट के द्वारा, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट आती है, तो वो कहते हैं कि इसी टाइप की एक बहुत बड़ी एक LPAR रडार की जो नियुक्ति की है बहुत शक्तिशाली है और ये इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली 2200 किलोमीटर की दूरी पर है। 5000 किलोमीटर के जो एरियाज हैं उसके अंदर 5000 किलोमीटर में स्कैन कर सकता है। मुझे लगता है कि ये 5000 किलोमीटर दूरी से अगर स्कैन कर ले, यानी कि अगर कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर है, 4000 किलोमीटर दूर है, अगर इसको ट्रैक कर ले उसको, तो फिर उस मिसाइल को फिर ट्रैप करना थोड़ा इजी हो जाता है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में चीन ने जो अपना सर्विलांस का जो जाल बुना और हमने बताया था कि सैटेलाइट की जो वॉरफेयर जो की है उसने, वो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ जो उसने की है जिससे अमेरिका भी परेशान हुआ देखा जाए तो। अब चाइना ने तिब्बत, यूनान और अक्साई चिन यानी कि जो ऑक्युपाइड हमारा कश्मीर है वहाँ पर एडवांस राडार स्टेशन बनाए हैं और वो MIRV जैसे जो मल्टीपल जो रॉकेट होते हैं, एंट्री व्हीकल्स जो होते हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। और अग्नि 5 या अग्नि P जैसी सटीक मिसाइलें भी इंडिया बना ले तो उसको पहले से ही वो डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, ये बताया गया है। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चाइना की जो महारत आ रही है, तो ये, लेकिन चाइना इन सब चीज़ों को भारत को मद्देनजर रखकर नहीं कर रहा है। मैं ये पहले बता दूं आपको, चाइना ये इंडिया के लिए नहीं कर रहा है। चाइना की लड़ाई इंडिया से है ही नहीं इस मामले में। चाइना दरअसल ये सब कुछ एक मिलिट्री पावर के तौर पर अमेरिका से मुकाबला करने के लिए कर रहा है कि अमेरिका के ऊपर उसकी जो सुपीरियरिटी है उसको कैसे क्या कहते हैं कि एक पैरिटी पे लाया जाए या उससे ऊपर जाया जाए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें निकल कर आई हैं, इसने भारत को तो परेशान किया है क्योंकि अमेरिका के वो लेके इस टाइम जो चाइना की सारी मिलिट्री वॉरफेयर है वो उसको लेकर है। जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वो भारत के लिए ना सही लेकिन अमेरिका के लिए ज़रूर उसने विकसित किया है। तो जो मेन जो इस टाइम बैटल फील्ड है चाइना के लिए, जो उसका राइवल है वो अमेरिका है, न कि भारत है। आते हैं एक अगली खबर के ऊपर कि ट्रंप की पॉलिसी से अब लगता है कि एलन मस्क जो है अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि एलन मस्क ने ये सोचा भी नहीं था कभी कि मेरे बिजनेस को धक्का लग सकता है। 30,000 करोड़ से 30,000 करोड़ डॉलर से नीचे की संपत्ति आ गई, यानी कि $30 बिलियन से नीचे अब आ चुके हैं। वो बुरी तरह से उनके शेयरों पर भी असर पड़ा है, उनकी सेल पर असर पड़ा है और ऐसा लगता है कि अब उनको शायद धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने ट्रंप के साथ मिलके अपना जो बिजनेस था उसका एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया और अमेरिका के अंदर मेरे खिलाफ जो आक्रोश है, टेस्ला के खिलाफ जो आक्रोश है, वो शायद बहुत ज़्यादा भारी है। और $4.5 बिलियन का नुकसान इलॉन मस्क को एक दिन में हुआ है, जबकि मंडे को बाजार जो है गिरे थे वहाँ पर। खैर, अब ये तो बात जो है सो है, लेकिन उससे पहले भी वो काफ़ी हद तक नुकसान खा चुके हैं और सुनने में आया कि वो हज़ारों करोड़ डॉलर के जो उनकी वेल्थ थी अब वो गिर चुकी नीचे। और कई तो ऐसे हैं कि जो करीब करीब जिसे क्या कहते हैं कि 50% से ज़्यादा उनके शेयर भी जा चुके हैं। एलन मस्क ने एक प्राइवेटली निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो टैरिफ पर जो उन्होंने डिसीजन लिए उनके ऊपर दोबारा से सोचें और उसके ऊपर अपने फैसलों को वापस लें। उनका कहना है कि शायद हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। एलन मस्क ने कहा था कि अमेरिका और यूरोप के बीच में ज़ीरो टैरिफ सिस्टम बन जाए, ज़ीरो टैरिफ सिस्टम बन जाए जिससे एक फ्री ट्रेड जोन तैयार हो सके। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप के लोग एक दूसरे के देश में जाके काम भी करें, उस बात की आज़ादी मिले तो एक बहुत बड़ा फ़ायदे का कदम होगा। मुझे अब लग रहा है कि अब चूंकि इलॉन मस्क के सिर पर आन पड़ी है, अब उसको खुद को महसूस हो रहा है कि मेरा अब इतना नुकसान हो रहा है, सिर्फ अमेरिका में नहीं यूरोप के अंदर भी जो मेरे खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं
वो शायद मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। ये अपने आप में कहते हैं, जब तक अपने घर में आग नहीं लगती है तो दूसरे के जो तपिश होती है अगले बंदे की, वो उसको महसूस नहीं होती है। खैर जो भी है, अब जैसा भी है, लेकिन हमारे सामने जो घट रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन शायद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, और आगे कभी हो सकता है, नहीं हो सकता ये भी नहीं पता। लेकिन हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। ये बात सही है कि आज कुछ मार्केट्स थोड़ी बहुत ऊपर चढ़ी भी हैं, थोड़ी सी रीबाउंड हुआ है, पूरी दुनिया में थोड़ा सा रीबाउंड हुआ है। लेकिन ये रीबाउंड टेम्परेरी है, क्योंकि 50% के टैरिफ चाइना के ऊपर और एक दिन में शायद कल रात से लागू हो जाएंगे, क्योंकि चाइना ने कह दिया कि मैं एक पैसे का भी 34% जो टैक्स लगाया है अमेरिका के ऊपर, मैं वापस नहीं लूँगा। तो इसका मतलब है कि कल और पटाखे फूटेंगे, और उन हालातों के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया फिर उससे संभल पाए, क्योंकि ये फिर वर्ल्ड वॉर होगा। ये एक तरह से एटॉमिक वॉर के जैसा हो गया, और अमेरिका और चीन का जो आपस में लड़ाई होगी, जहाँ पे सैंक्शंस आएंगे, तो आप समझ लीजिए पूरी दुनिया की बर्बादी का आलम सामने खड़ा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आज थोड़ा दिन अच्छा चला गया ट्यूसडे वाला, लेकिन ये शायद एक टेम्परेरी ब्लिप है। इससे ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ भयंकर आपके सामने बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को आने जा रहा है। उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगली खबर पर आते हैं। पाकिस्तान में एक पत्रकार हैं आरजू काज़मी, उनके वीडियो काफ़ी फेमस रहते हैं, और सुना है उसके बैंक खातों को फ्रीज कर लिया गया है और अरेस्ट हो सकती हैं। वो बहुत विषयों के ऊपर बड़ी बेबाकी से वो बात रखती हैं, और उनका आईडी कार्ड बंद कर दिया गया है, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी एक ओपन और बोल्ड किस्म की जर्नलिस्ट मानी जाती हैं। ये आरजू काज़मी ने कहा कि उनका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक 3.5 मिनट का वीडियो बनाकर पाकिस्तान की सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना मुश्किल है, और अगर हम सच्ची जर्नलिज्म करते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो सच्ची पत्रकार रही हैं, यानी कि जर्नलिस्ट रही हैं। अब सच बोलना पाकिस्तान की सरकार को पसंद नहीं है, और पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की ओर से उन्हें एक चिट्ठी भी भेजी गई है, और उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अब कहा जा रहा है कि शायद उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आरजू काज़मी ने कहा कि मैं अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालना चाहती थी, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरा बैंक अकाउंट, साथ में मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरा सब कुछ FIA और पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि आप कहीं नहीं जा सकती हैं, आपके कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, आप ना पैसा निकाल सकती हैं, ना कोई काम कर सकती हैं। मुझे एक नंबर दिया गया है और कहा गया है कि FIA का नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करें, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा है तो बड़ी दुखद बात है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम आलम है सारा का सारा, कि जो सच बोलता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। भारत भी कुछ अलग नहीं है, भारत के अंदर भी सब कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, कुछ और करेंगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ मुसलमानों ने ब्लैक बैंड बांध के उत्तर प्रदेश के अंदर साइलेंट धरना दिया, वो भी मस्जिद के सामने और मस्जिद के अंदर। तो आप सोचिएगा कि उन सबको पुलिस की ओर से नोटिस आ गए हैं कि 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरो, नहीं तो सबको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हो, और तुम साइलेंट रह के विरोध भी नहीं कर सकते अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो ये चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं इस समय पूरी दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। परेशानी पैदा करने वाली इसलिए है क्योंकि अब शायद साइलेंट प्रोटेस्ट करना भी एक गुनाह हो गया है। अब साइलेंट प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो गया है। आप ब्लैक बैंड लगा के भी गुनाह नहीं कर सकते हैं। अगर इस किस्म के हालात हिंदुस्तान में आ गए हैं तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जहाँ योगी आदित्यनाथ का इस टाइम शासन है, लेकिन इनका कोई विरोध करने वाला थोड़ी है। बहुत सारे लोग वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ में, कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन मैं सच कहूँ आपसे, मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट चाहे चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट हो, गोगोई का सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट हो, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे तकलीफ़ इस बात से नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि आज सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ पर कोई फैसला देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है।
वहाँ रोज आएगा कि सुप्रीम कोर्ट फ्यूरियस है, वो बड़ा गुस्सा है, उसने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, डीजीपी को बुलाया, इसको बुलाया, उसके ऊपर आक्रोश निकाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देता कभी उनके ऊपर कि भाई उनको तुम उठा के अंदर डाल दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड बिल में और मुसलमानों के किसी भी लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लोगों के साथ में जाएगा, मैं आपको अभी से बता दूं, आप गलत उम्मीद कर रहे हैं, आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब लोग आए, हमारे प्रोग्राम को आप सफल बनाते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जल्दी हम लाइव भी आपके साथ जुड़ेंगे। और आपसे विदा लेते हैं शुक्रिया अदा करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, और हो सके तो थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहें तो जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर नीचे हम देते ही हैं, आप वो सब कर सकते हैं ताकि हमारी हिम्मत बरकरार रहे। देखते हैं कब तक हिम्मत बरकरार रहती है। ये सरकार तो नहीं चाहती कि हमारी हिम्मत रहे और उनके खिलाफ बोलें, लेकिन सच तो हम भी बोल ही रहे हैं, उम्मीद है बोलते भी रहेंगे। 9:30 बजे वर्ल्ड न्यूज़ देखिएगा, नीचे लिंक दे रहे हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गुड नाइट।